अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। एक चीज़ अगर फितरत का हिस्सा है तो उसे कभी भी फितरत से अलग समझने की गलती ना करें। महज चंद लफ्ज़ों की हेर फेर से फितरत के फायदे, कायदे और कानून अपनी जगह नहीं बदलते हैं। वो वहीं के वहीं रहते हैं। सिर्फ हमारी सोच में थोड़ी देर के लिए ये तब्दीली आती है और कुछ दिनों बाद हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। मेरी पहली बीवी के दिल का हाल भी मुझे देर बाद समझ आया था। वो मेरे सामने खड़ी आईने में खुद को देख रही थी और तैयार हो रही थी। उसने कहा कि तुम तो कहते थे तुम्हारी बीवी बड़ी ही सख्त मिजाज है, लेकिन उसने तो आज हमें इतनी मोहब्बत से पास बुलाया है, दावत दी है। मैंने कहा कि दावत किस चीज की दी है, ये तो उसने बताया ही नहीं। ये तो मेरी दूसरी बीवी कहने लगी कि अरे खाने की दावत ही होगी। और किस चीज की दावत हुआ करती है भला। हम लोग तैयार होकर उसके कमरे में चले गए। उसने कहा था कि ये दावत उसके कमरे में ही होगी, लेकिन जब जाकर बैठे तो कमरे में खाना तो मौजूद ही नहीं था। उसने हमें बेड पे बैठने का इशारा किया। हम दोनों बेड पे बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो बहुत ही खूबसूरत से कपड़े पहन के आ गई। मैंने अपनी पहली बीवी से कहा कि तुम तो किसी दावत की बात कर रही थी, पर यहाँ पर तो कोई खाना ही नहीं मौजूद। उसने कहा कि दावत सिर्फ खाने की ही तो नहीं उड़ाई जाती ना, दावत तो हर अच्छी चीज की उड़ाई जाती है, और इस कमरे में तो बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं। मैंने कहा कि क्या मतलब, तुम्हारी बात का मुझे समझ नहीं आई। उसने कहा कि तुमने शादी कर ली थी और मुझे बताया तक नहीं था, लेकिन इस दिन गुस्सा करने के बजाय मैंने एक और बात सोची कि जब जिंदगी को अच्छे से गुजारा जा सकता है तो फिर गुस्सा करने की तो कोई तुक ही नहीं बनती। हम तीनों मिलकर अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना सकते हैं कि एक नई मिसाल कायम हो जाएगी इस दुनिया की। मुझे मेरी पहली बीवी की बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने ऐसी बात की कि हम दोनों ही हैरान रह गए। उसने कहा कि आज रात हम तीनों मिलकर ही इस कमरे में। मेरा नाम रोहान है। मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी। मुझे मेरे खानदानी कारोबार में से हर महीने प्रॉफिट मिल जाया करता था, और मैं इसी प्रॉफिट से अपना भी एक छोटा सा कारोबार बनाकर बैठा था। मेरे पास दौलत की रेल पेल थी, यानी अगर मैं कुछ भी ना करता तो महीने के मेरे घर में पैसे आना लाजमी होता था, और अगर कुछ कर लेता तो लाखों से भी ज्यादा बन जाते थे। मैंने शादी कर रखी थी। मेरी बीवी का नाम रुकैया था। वो मुझसे 10 साल बड़ी थी और मेरी फूफो की बड़ी बेटी थी। हम दोनों की शादी दोनों बहन भाई के रिश्ते को मजबूत करवाने के लिए कर दी गई थी, क्योंकि दोनों बहन भाई एक ही थे। इसलिए दोनों को इकट्ठे करने में ये शादी करवाने का सोचा, पर दरअसल इस सब में मेरा नुकसान हुआ। शादी के बाद एक हादसे में बाबा और पप्पो दोनों ही चल बसे। एक दावत पर शिरकत की गर्ज से दोनों साथ ही निकले थे, लेकिन गाड़ी की टक्कर से हो गई, जिसके बाद दोनों ही जान की बाजी हार गए और रह गया मैं और मेरी बोर बीवी। कारोबार के हिस्से हो गए और मेरे जज्बात के भी। मेरी बीवी मुझसे 10 साल बड़ी थी। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन मैंने समझाया सबने मुझे कि वो तुम्हारी कजन है और फिर कोई बदसूरत औरत नहीं, बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तो वो बहुत थी, लेकिन क्योंकि लंबे कद की थी और लंबे कद की औरत खूबसूरत लगती है, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके अंदर कोई जज्बात ही नहीं है। जब नई नई शादी हुई तो हमारी शादी इस तरह से करवाई गई थी कि ज्यादा धूमधाम भी नहीं हुई थी। 3-4 दिन हो गए थे, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। एक दिन मैंने कहा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। उसने कहा कि हाँ। कहाँ? मैंने कहा कि बस बाजार तक चलते हैं। उसने कहा मुझे तो बाजार से कुछ नहीं खरीदना। मैंने कहा कि बस ऐसे ही गाड़ी में जाएंगे और घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। तो कहने लगी कि बिला वजह घूमने फिरने का मुझे कोई शौक नहीं है। जब कुछ लेना नहीं तो ऐसे मुंह उठाकर बाजार चल दो। अरे मैं तो इस पागल को लॉन्ग ड्राइव पर ले जा रहा था कि साथ मिलके कोई बातें करेंगे, रोमांटिक सा माहौल बन जाएगा, वापस आएंगे तो दोनों का मूड अच्छा होगा। लेकिन उसने कह दिया कि जब शॉपिंग ही नहीं करनी तो बाजार जाकर क्या करता। वो कहते हैं ना कि जब उम्र ज्यादा हो जाए तो फिर वो एज गैप नहीं जनरेशन गैप बन जाता है, और मेरी बीवी के साथ मेरा जनरेशन गैप वाला मामला था। उसकी पसंद नापसंद और मेरी पसंद में 10 साल का फर्क था। उसे क्लासिकल मौसीकी पसंद थी और मुझे बॉलीवुड के बोल्ड सॉन्ग अच्छे लगते थे। समझ नहीं आती थी कि किस मौजू पर उसके साथ बात करूं। फिर सोचा कि जिंदगी है, गुजर ही जाएगी। लेकिन जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही थी। मेरी बीवी बहुत सख्त मिजाज थी। उसके अंदर जरा सा भी शोखी और शरारत नहीं थी। किसी बात को लेकर पुरजोश नहीं होती थी। वो हमेशा ऐसी बात करती कि इंसान का दिल ही टूट जाए। एक दिन मैं सीढ़ी से गिर गया। मैंने कहा कि मेरे पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे पाँव में चोट लग गई थी। मुझे लगा कि वो कहेगी कि मैं आपके पाँव दबा देती हूँ, आपके पास बैठ जाती हूँ, आपको अच्छा महसूस होगा। तो कहने लगी कि हाँ, जब बंदा इतनी जोर से गिरता है तो दर्द तो होता ही है, चोट लगी है तो दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा।
वो हमेशा मेरे जज्बात पे पानी फेर दिया करती थी। ऐसा नहीं था कि हमारे ताल्लुकात नहीं, लेकिन ताल्लुकात ना होने के बराबर थे, क्योंकि उनके अंदर कोई मोहब्बत और तवज्जो नहीं थी। बस वो अपने फ़र्ज़ पूरे करती थी और मैं अल्लाह अपने से हमें औलाद भी दी। लेकिन 5 महीने बाद ही वो बच्चा ज़ाया हो गया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी को हार्मोनल मसला है। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो मुझे भी आपके बताने से पहले ही पता है। तो मेरी बीवी ने भी मुझे अजीब नज़रों से देखा और डॉक्टर ने भी। मैंने कहा कि मैं तो अंदाज़ा लगा रहा था। खैर, अल्लाह के बाद हमें औलाद किसने देनी थी? उसके बाद अब मेरी बीवी के साथ मेरी शादी को 7 साल गुज़र गए थे। मेरे दोस्त मुझे कहने लगे कि तुम दूसरी शादी करके अपना घर बसाओ। तुम्हारे पास पैसे हैं, दौलत है, घर है, गाड़ी है, तुम्हें किस बात का मसला है? और फिर पहली शादी तो तुम्हारी मजबूरी में करवाई गई थी। तुमसे पूछ के तो नहीं करवाई गई थी ना, तुम आराम से दूसरी शादी कर सकते हो। मैं हमेशा अपने दोस्तों की बात टाल देता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बीवी को अगर पता चल गया कि मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी रहा हूँ, तो वो मुझे ऐसी दवाई दे देगी कि जिससे मुझे ख्वाब ना आए, ताकि मैं ख्वाब में भी दूसरी शादी के बारे में ना सोच सकूं। एक दिन मजाक में उससे बात कर बैठा तो उसने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारे बाप का नहीं, मेरी माँ का भी पूरा हिस्सा है। दूसरी शादी की तो सब कुछ लेके साथ चली जाऊंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी के हम दोनों हिस्सेदार थे। मेरी फुप्पो का और कोई बेटा या बेटी नहीं थी, एक ही बेटी थी, इसलिए उन्होंने अपना उसे वारिस बनाया। मेरी बीवी के पास 70% हुक्मरानी थी और मेरे पास 30%। ऑफिस में भी और घर में भी शुरू से काम में इतनी दिलचस्पी ना ली, जिस पर मेरे हिस्से के शेयर कम होते होते 30% रह गए। मैं बुरी तरह से फंसा हुआ था। मैं वो बंदर था जिसे न सिर्फ पिंजरे में कैद करके रखा गया था, बल्कि पिंजरे के अंदर लगे हुए दरख्त के साथ रस्सी से बांधा भी गया था। लेकिन फिर कहते हैं ना कि जिस चीज को जितना दबाया जाए वो इतनी ही बढ़ जाती है। एक दिन मुझ में हिम्मत आ गई। मुझे भी एक लड़की मिल गई जिसका नाम अकायशा था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए आई थी। वो रिसेप्शन पे खड़ी होती थी, आते जाते वो मुझे देखती थी। मुझे भी वो अच्छी लगती थी। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि गुनाह करने से अच्छा है कि इंसान निकाह कर ले, और अगर मेरी बीवी ज्यादा गुस्सा करेगी तो मैं कह दूंगा कि मेरा हक है, और फिर निकालती है कारोबार से तो बेशक निकाल दे। मेरे बाबा और फुफ्फा से इतने पैसे कमाए थे कि अगर मुझे 30% हिस्सा भी मिलता तो मेरे साथ कोई बुरा मामला नहीं था होने वाला। हाँ, ये है कि अगर मैं दौलत का लालची बनता तो बेशक ये बहुत बड़ा जुल्म होता, लेकिन अगर वो मुझे इस उम्र में छोड़ देती तो उसको कौन मिलता? इसकी उम्र तो पहले ही मुझसे ज़्यादा थी, इसलिए मुझे नहीं लगता था कि वो मुझसे तलाक का मुतालबा करेगी। हाँ, लेकिन इतना पता था कि बहुत बातें सुनाएगी, माथा फोड़ेगी, ताने देगी और चीखे चिल्लाएगी। मैं सुबह से गायब था। दोपहर में मेरा निकाह आकाशा से हो गया था। मैंने उसे कहा कि तुम्हें मेरे घर में ही रहना होगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम घर में ही रहने का सोचो, क्योंकि मैं दो दो घरों के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता ना ही आना जाना कर सकता हूँ। मैंने पूरा कारोबार भी संभालना होता है। इसने कहा, तुम अपनी बीवी के बारे में मुझे जितना डरा चुके हो, वो तो मुझे देखते ही खा जाएगी। मैंने कहा कि फिर गलती भी तो हमने की है ना, तो फिर नतीजा भी इसके एक साथ ही भुगत लेंगे। मैं अपनी बीवी को लेकर घर चला गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। रात का टाइम था, सारे नौकर तो सो चुके थे। सोरकैया ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसे देखा, वही फिल्म और ड्रामा वाला सीन हुआ। वो हैरान रह गई। उसने कहा, ये कौन है? तो मैंने कहा कि ये मेरी बात आराम से सुन लो, हम दोनों ने निकाह कर लिया है। जब मैंने ये बात की तो रुकैया ने आकाशा को सर से लेकर पांव तक देखा। पहले कहा माशाल्लाह, और फिर 2 पल को खामोश हो गई। वो पीछे हट गई, यानी हमें अंदर आने का रास्ता दे दिया। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। मुझे लगा कि अभी रुकैया जाएगी और कोई चीज़ उठा के लाएगी जिससे वो मुझे जान से मार देगी, लेकिन वो सोफे पे बैठ गई। उसने कहा कि खाना खाएंगे, ये खाकर आए हो। हमने कहा कि खाना तो हमने खा लिया था। तुमने खाया? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने भी खा लिया था। मुझे लगा तुम किसी काम में फंस गए हो, सुबह आओगे। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। अब तुम लोग बच्चे तो हो नहीं, और ना ही मैं इस घर की बड़ी हूँ। मैं तो खुद यहाँ की बहू हूँ। मैंने कहा कि कल तुम मेरी बीवी हो, बिल्कुल, और हमेशा रहोगी। अगर मैंने इससे शादी की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रुकैया ने कहा, वो तो तुम वैसे भी नहीं छोड़ सकते। इतना कहकर ही वो वहां से चली गई। मैंने तो ऐसे ही गहरी सांस ली कि जैसे सर से बला टली। मुझे लगा था कि बहुत शोर मचाएगी, गुस्सा करेगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। बात यह वैसे ही नाकाबिले हजम थी, लेकिन मैंने महसूस किया था कि उसने पहले आकाशा को बहुत गौर से देखा था, जैसे उसके वजूद का जायजा ले रही थी, और उसके बाद ही उसका गुस्सा ठंडा हो गया। आकाशा भी इसी की तरह खूबसूरत थी, लंबे कद की थी, दुबली पतली। मेरी दोनों बीवियों का ही वजूद बहुत खूबसूरत था। कोई भी मोटी नहीं थी। मुझे मोटी औरतें पसंद भी नहीं थी। मुझे मेरी दूसरी बीवी ने कहा कि जरा जाकर चेक करो, वो वाकई अपने कमरे में चली गई है। तो मैंने कहा कि हाँ, वो कमरे में भी चली गई है।
और उससे दरवाज़ा भी बंद कर लिया है। हम दूसरे कमरे में सो जाते हैं। मैं सोच रहा था कि शायद इस दफ़ा मेरी किस्मत अच्छी है। अब हर दफ़ा तो मेरी किस्मत बुरी नहीं हो सकती ना। मेरी किस्मत का फिर पहले ही खेल था कि रुकैया से मेरी शादी हो गई थी, जबकि वो मुझसे इतनी बड़ी थी और मेरी उसके साथ कोई सोच भी नहीं मिलती थी। और फिर मैं भी सोचने लगा कि दोनों ही मेरी बीवियां हैं, दोनों को साथ रखूंगा, मुझे किसी को छोड़ने की क्या ज़रूरत है। रुकैया ना सिर्फ मेरी बीवी थी, बल्कि मेरी कज़न भी तो थी। मैं इसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता था। बाबा ने हमारी शादी इसलिए करवाई थी ताकि हमारा रिश्ता मिसाली बने, और मैं इसके साथ कोई भी जुल्म करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा कि बस उसने हमें कबूल कर लिया और अपनी बीवी दूसरी को भी समझा दिया कि वो भी रुकैया के साथ कोई बदतमीजी ना करे। अगर बात लड़ाई तक भी पहुंच जाए तो वो खामोश रहे, क्योंकि वो छोटी है, और जब मैं आऊंगा तो फिर आकर मामलात हल करवा दूंगा। मेरी बीवी वैसे तो डरी हुई थी, लेकिन अब रुकैया को देखकर वो भी जरा रिलैक्स हो गई। उसने कहा कि जितना तुमने कहा था इतनी भी बुरी नहीं है। कम से कम उसने कोई बात तो नहीं की, वरना कोई और होता तो बहुत दंगा फसाद करती। मुझे तो अपनी बीवी का रवैया भी समझना आया था, लेकिन सुबह तो ऐसा मंजर देखा कि हैरान ही रह गया। सुबह सुबह टेबल की तरफ देखा तो आंखें खुल गईं। इतना अच्छा नाश्ता तो उसने मेरे लिए भी कभी नहीं बनाया था। वो हमें कमरे में बुलाने के लिए भी आई थी। उसने कहा कि आकर नाश्ता कर लो। कुछ नाश्ता उसने खुद बनाया था और कुछ बाजार से मंगवाया था, यानी कि अच्छा भला खर्चा किया था। मैंने कहा कि ये सब क्या है, तो उसने कहा, क्यों, जब किसी की शादी होती है तो अगले दिन उसी तरह का नाश्ता होता है। मैंने कहा कि तुमने ये सब किया कुछ? उसने कहा कि हाँ, और किसने करना था, आपकी शादी है तो मैंने ही करना तो था ना। उसने मेरी बीवी को देखा और कहा कि माशाल्लाह बहुत नूर आया है तुम्हारे चेहरे पे। जब शादी हो जाती है तो अगले दिन एक खास किस्म का ही नूर होता है। वो नजर आ रहा है, आओ बैठो नाश्ता करते हैं। मुझे मेरी बीवी अच्छी तो नहीं लगती थी। जिस तरह से वो पेश आ रही थी, मामला बहुत अजीब ही होता जा रहा था। लेकिन वो भी हमारे साथ बैठ गई और हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। उसने आकाशा को कहा कि तुम नई नई दुल्हन हो तो चंद महीने तक तुम काम ना करना, क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने भी ऐसे ही किया था। फिर इसके बाद मेरे मामा बाबा इस दुनिया से चले गए। फिर सब मुझे संभालना पड़ गया था, और फिर तुम्हारे शौहर के बाबा भी इस दुनिया से चले गए। और वो मेरी बीवी को पुरानी बातें और कहानी सुनाने लगी। मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसको सारी बातें बता रही थी, यानी कि उसको एक पल के लिए भी बोर नहीं होने दे रही थी। मेरी बीवी भी उसके साथ हंसी मजाक करती बातें पूरा दिन करती रही। इसी तरह से सारा दिन गुजर गया। दोपहर में रुकैया ने खाना बनाया और बहुत अच्छा खाना बनाया। शाम में वो जिद करने लगी कि मैं अपनी दूसरी बीवी को लेकर नए कपड़े पहन के बाजार चला जाऊं। हमारे इलाके में एक आइसक्रीम पार्लर था। रुकैया की जिद थी कि मैं आयशा को लेकर वहां चला जाऊं, ताकि वो वहां बैठ के हम दोनों अच्छा वक्त एक साथ भी गुजारे और पता चल जाए कि होटल कैसा है। मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अपनी बीवी से शर्मिंदा हो रहा था। कहीं वो ये सब कुछ मुझे शर्म दिलाने के लिए तो नहीं कर रही थी। पर आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातों से अंदाजा होने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी वो। शायद उसने इस बात को कबूल कर लिया था, जैसे जिंदगी भर इस पे किसी और जज्बे का असर नहीं हुआ। शायद इस बात का भी इस पे कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि वो बिल्कुल भी जज्बाती नहीं थी। ये बात तो मेरे दिमाग में अब आई कि जब उसने मेरी मोहब्बत पे असर नहीं किया, तो ये नफरत और सौतन एक मुश्किल मरहला भी इस पर असर नहीं करेगा, क्योंकि मोहब्बत से बड़ा तो कोई जज्बा नहीं होता। वो नॉर्मल हो गई और सब हम मिलकर भी नॉर्मल हो गए। वो मेरी बीवी की बहुत तारीफ करती थी, कहती थी बहुत खूबसूरत है, प्यारी है, दुबली पतली है, बिल्कुल किसी मॉडल की तरह लगती है, इसका वजूद तो मॉडल जैसा है। उसने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। अच्छी बात है। मैं हैरान था कि मेरी पहली बीवी ने मेरी दूसरी बीवी को कुछ भी नहीं कहा और मुझे कोई ताना भी नहीं दिया। वो तो हमारे रोमांस को सपोर्ट कर रही थी, हमारे लिए खुद ऐसे मौके बना रही थी कि हमारी जिंदगी खूबसूरत हो जाए। कभी कहती है कि बीवी को लेके आउटिंग पे जाओ, तो कभी कहती थी कि बाहर कितना अच्छा मौसम है, बीवी के साथ बाहर बैठो। कभी कहती कि तुम उसे शॉपिंग नहीं करवाते, हनीमून पे कब लेके जाओगे। जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे बड़े जिंदा थे, इसलिए हमने ये सब नहीं किया था। नहीं तो वो कहते कि हम लोग बेशर्म हैं, लेकिन अब तो बड़ा कोई भी नहीं है ना, जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं भी खुश हो रहा था, क्योंकि मेरी जिंदगी में अगर सुकून आ रहा था तो मुझे और क्या चाहिए था। मर्द को अपनी जिंदगी में सुकून ही चाहिए होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको सुकून देने वाली कैसी है। अगर यही सब कुछ मेरी बीवी मेरे साथ करती तो शायद मैं दूसरी शादी नहीं करता। मैं तो इस बात पे हैरान था कि जब उसने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया, तो अब मुझे दूसरी बीवी के साथ ये सब कुछ करने के मशवरे कैसे दे रही थी। इसका मतलब कि वो इन चीज़ों को समझती थी, तो फिर उसने खुद मेरे साथ ये वक्त क्यों नहीं गुजारा। मैं काफ़ी दिन से अपनी दूसरी बीवी के कमरे में ही सो रहा था, तो आज पहली बीवी के कमरे में आ गया। मुझे देख के ऐसे हैरान हुई कि जैसे मैंने तो यहाँ कभी आना ही नहीं था। उसने कहा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मुझे तो लगा आयशा के साथ होंगे। मैं अपना कोट उतार कर एक तरफ रखा और रात वाले कपड़े उठाकर बाथरूम की तरफ जाने से पहले उसे इतना कहा, क्यों नहीं, तुम भी तो मेरी बीवी हो, क्या मैं अपने कमरे में नहीं सो सकता। तो उसने कहा, हाँ,
क्यों नहीं, इधर भी सो सकते हैं। मैं कपड़े बदल के वापस आया तो वो बिस्तर में लेट चुकी थी। मुझे तो अब वो पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि जैसा मैं चाहता था उसने वैसे ही किया था। मुझे उसके हुस्न पर मोहब्बत नहीं, लेकिन उसके रवैये पर प्यार आ रहा था कि उसने कितने अच्छे तरीके से मेरी दूसरी बीवी को कबूल कर लिया। उसका दिल भी लगाया, खाने पीने की चीजें भी बना रही थी और घर को भी संभाल रही थी। उसका इतना हक तो था कि मैं भी उससे इतनी ही मोहब्बत जताता। मैं भी जाकर बिस्तर के दूसरे किनारे पे लेट गया। मैंने उसके साथ हाथ पे हाथ रखा और उससे कहा कि क्या बात है। मैंने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो। मैं जरा सा आगे को हो गया। उसने कहा ऐसी बात है कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि मुझे नींद आ रही है और मुंह फेर के फौरन से ही सो गई। मैं उसको इतने सालों से जानता था, वो ऐसी नहीं थी। मैं उसकी हर एक हरकत को समझता था। वो मेरी हर हरकत को भी अच्छे से तो ना समझती तो कब समझती। जब 7 साल आप अपनी बीवी के साथ गुजारते हैं तो ये सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन वो जानबूझकर सो गई थी क्योंकि वो मेरे पास नहीं आना चाहती थी। शायद उसके अंदर अभी नाराजगी थी। मैं ये बात समझ सकता था। मैं भी खामोश हो गया और सो गया। लेकिन इस बात से मेरी दूसरी बीवी को मसला था। उसने कहा कि अभी हमारी शादी हुई है, 1-2 महीने तो सिर्फ लगातार मेरे साथ ही गुजारे, इसके बाद ये इंसाफ परस्तियां कीजिएगा। मैंने कहा कि देखो, तुम मेरी बीवी हो तो वो भी मेरी बीवी है। हमारी बहस हो गई और इस बात की खबर रुकैया को हो गई। रुकैया ने कहा कि मेरे लिए अपनी दूसरी बीवी से झगड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि जिसके बाद इस घर में कभी कोई झगड़ा होगा ही नहीं, और आपको भी कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरी तरफ से इंसाफ हो रहा है या नहीं। मैंने कहा कि ऐसा क्या सोच लिया तुमने? तो उसने कहा कि वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी जाएं अपनी बीवी को मनाएं। आपको बीवी को मनाना तो आता है ना? उसने ऐसा सवाल किया तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि मुझे क्या पता किसी को कैसे मनाया जाता है। तुम तो आज तक मुझसे कभी नाराज ही नहीं हुई। नाराज होना मनाना, इससे भी मोहब्बत बढ़ती है। हमारे बीच कभी ये ताल्लुक था ही नहीं, या यूं कह लो कि तुमने बनाया ही नहीं। मैं जाने क्यों शिकवा कर बैठा। शायद रात वाली बात से परेशान था। जो रवैया उसने मेरे साथ किया वो मुझे अजीब लगा था। मर्द को ठुकराए जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसने कहा कि हमारा जमाना और था और मैं आपसे उम्र में बड़ी हुई थी। वो तो आपकी हम उम्र है। उसके दिल में जज्बात होंगे, आप उनकी कदर करें। वो मुझे तो समझा रही थी, लेकिन मेरे जज्बात की उसने कभी कदर नहीं की थी। उसके बाद मैं उसके कमरे में नहीं गया। आकाइशा के साथ मेरे दिन अच्छे गुजर रहे थे। वैसे भी शादी के शुरू के दिन तो अच्छे ही गुजरते हैं। इसके बाद आपकी किस्मत अच्छी हो तो दिन भी अच्छे होते हैं, नहीं तो सब कुछ बदल जाता है। आकाइशा भी मेरे साथ बहुत खुश थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद हम सबकी जिंदगी बदल गई। एक दिन मेरी पहली बीवी सुबह से ही कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नौकर ने बताया कि वो बाजार गई है। कह रही थी कि उन्हें शॉपिंग पर जाना है। मैं हैरान था कि मेरी बीवी शॉपिंग करने गई थी। उसे तो कभी पहले ऐसे शौक पाले ही नहीं थे। ना ही मुझे कभी शॉपिंग पे साथ ले जाने को कहा था, और ना ही वो पार्लर जाती थी। ये भी सच है कि बिना ख्याल रखे ही वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती थी। शायद ये इंसान की फितरत है कि जो उसे ठुकराता है उसी की तरफ खींचा चला जाता है। वो फिर से अपनी पहली बीवी की तरफ खींचा चला जा रहा था। मैं वो मुझे जितना ठुकरा रही थी, जितना नजरअंदाज कर रही थी, मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता था। रात हुई तो मैं और आकाइशा अपने कमरे में बैठे थे और शायद मैं दरवाजा बंद करना भूल गया था। आकाइशा ने कहा कि क्या बात है, आज मुझसे दूर दूर क्यों है? मैंने कहा कि बस मेरा मूड खराब है। उसने कहा कि क्यों, क्या हुआ है? रुकैया ने कोई बात की है क्या? मैंने कहा कि वो बात ही नहीं करती, दूर हो गई है मुझसे। आकाइशा ने कहा कि वो दूर हो गई है तो क्या हो गया, मैं हूं ना आपके पास। उसने कहा कि ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं अपनी पहली बीवी को छोड़ दूंगा। मुझे तुम दोनों से मोहब्बत है। आकाइशा इस बात पे खामोश हो गई। उसने कहा कि आप मर्दों की तो समझ नहीं आती। पहले तो आप कहते हैं कि मैं मेरी बीवी का ख्याल नहीं करती, मुझसे कोई बात नहीं करती, इसलिए मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और अब मैं आपकी जिंदगी में आ गई हूँ तो आप फिर से उसकी मोहब्बत का दम भर रहे हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे कि सामने का मंजर देख के हैरान रह गए। रुकैया कमरे में दाखिल हुई। उसने कहा मेरे कमरे में आ जाओ और तुम लोगों की दावत है। हम हैरान हुए। हमने कहा कि इस टाइम? उसने कहा क्यों, आधी रात को मैं लोगों को दावत नहीं करती क्या? तो हमने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। हम दोनों इसके कमरे की तरफ जा रहे थे और सोच रहे थे कि आधी रात को इसने ऐसा क्या पकाया होगा जिसके लिए ऐसे दावत दे रही है। वैसे सर्दियों का मौसम था, हमें लगा कि शायद उसने सूप बनाया होगा। लेकिन जब हम कमरे में दाखिल हुए तो कमरे में खाने पीने की तो कोई चीज़ मौजूद ही नहीं थी। लेकिन सामने का मंजर कुछ अजीब सा था। रुकैया बिस्तर के ऊपर बैठी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, क्योंकि उसने कपड़े भी अजीब से पहने हुए थे। शायद आज वो पार्लर गई थी। बहुत ज्यादा भी खूबसूरत लग रही थी। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि हम तीनों अपनी जिंदगी का मजा उठाएं। इसके बाद उसे 2-4 बातें ऐसी की कि उसका नजरिया क्लियर हो गया। लेकिन मैं हैरान रह गया कि वो कैसी बातें ये कर रही थी। मैंने कायशा की तरफ देखा। मुझे उसके बाद से कोई मसला नहीं था। उसने कहा कि इससे पहले हम तीनों को फैसला करें, एक एक गिलास जूस का पियेंगे। उसने एक तरफ जग रखा हुआ था जिसमें जूस था। मुझे उसकी बात अच्छी या बुरी लगी, इस बात का मैंने इजहार नहीं किया और रात के इस वक्त जूस पीने का कहा।
मुझे बहुत अजीब सा लगा। ये कोई वक्त नहीं था कि हम बैठकर जूस पीते, लेकिन मैंने आयशा से कहा कि रुकैया इतने प्यार से कह रही है तो पीने लेने में हर्ज नहीं है। इसके बाद सोचते हैं हमने अपने गिलास में जूस डाल लिया और रुकैया अपने गिलास में भी जूस डाल दिया। जब हमने जूस पी लिया तो रुकैया ने हमें ऐसी बात बताई कि हमारे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मेरे वालिदैन की दौलत पर राज करते रहे, मेरी जिंदगी कितने साल से बर्बाद किए रखी, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे नसीब की वजह से मुझे औलाद नहीं हुई और अब मेरे सामने मेरी सौतन को लाके खड़ा कर दिया तुमने। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसकी पूजा करूंगी? इस जूस के अंदर मैंने जहर मिला दिया था। अब तुम दोनों एक साथ मरोगे और मैं खुद भी मर जाऊंगी। तुमने मुझे पहले बहुत गलत जज किया रोहान। मैं तो वो हूँ कि जो ना खेलेगी तो ना खेलने भी नहीं देगी। हम ये बात सुन के हैरान रह गए क्योंकि जूस पी चुके थे। मैं इधर उधर भागा, सबसे पहले रुकैया खुद ही बेहोश हो गई और इसके बाद आयशा की तबीयत खराब होने लगी। इतनी देर में मैंने 1122 वालों को कॉल कर दी और कॉल पे ही बता दिया कि क्या मामला हुआ। वो लोग आ गए, उन्होंने हमें वक्त पर ही ट्रीटमेंट दिया, उल्टियाँ करवाई। रुकैया की तबीयत बहुत खराब थी जबकि आयशा और मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं थी। हम लोग जल्दी ठीक हो गए जबकि उसको ठीक होने में 1 हफ्ता लगा। उसके बाद उसने मुझसे खुला ले ली और मुझसे अलहदगी इख्तियार करने के बाद अपने हिस्से की जायदाद लेकर भी चली गई। अब मेरा और आयशा का मुश्किल से ही गुजारा होता है, बस जो कमाते हैं खा लेते हैं। मेरा कारोबार भी डूब गया है। आयशा की हाँ मेरी औलाद होने वाली है और हमारे खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। मैं हैरान हूँ कि जिस औरत को मोहब्बत की कदर ही नहीं थी उसने मुझे बेवफाई करने की इतनी बड़ी सजा क्यों दी। और हमारी किस्मत अच्छी कि हम दोनों में से किसी की भी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई क्योंकि मैंने फ़ौरन ही 1122 वालों को बुला लिया था और वो हमें डॉक्टर के पास ले गए थे। अब आप लोग ही फैसला करें कि मैं अपने फैसले में कहाँ तक गलत था। इतनी मोहब्बत के बाद भी मैं उसके फासले को कम नहीं कर सका जो उम्र ने हमारे दरमियान डाल रखे थे। लेकिन मेरे एक फैसले पर मेरी बीवी का ये शदीद रिएक्शन मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया। उसे मेरी मोहब्बत भी नहीं चाहिए थी और शराकत दारी भी कबूल ना थी। क्या मेरे इतना इंसाफ के बाद भी उसका ये रद्द-ए-अमल बनता था? क्या उसे उस उम्र में अलहदगी इख्तियार करने की ज़रूरत थी या करनी चाहिए थी?